नमस्ते दोस्तों। अभी हम बात करेंगे बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2020 के बारे में। तो सेफ्टी हेल्थ एनवायरनमेंट रेगुलेशंस में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ये एक इम्पोर्टेंट एक्ट है और उसके अंदर ये बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2020 जो ड्राफ्ट कॉपी है वो आ चुका है। अभी इसका फाइनलाइजेशन नहीं हुआ है, फिर भी अभी ये 2020 के पहले जो भी सजेशंस यहाँ पे आ चुके हैं, जो स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट को दिए गए हैं, उसके बेसिस पे जो ड्राफ्ट रूल बना है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2020 ये स्पेशली जो हम बैटरीज यूज करते हैं वो अलग अलग प्रकार के बैटरीज है, यहाँ पे उसकी क्वांटिटीज भी अलग होती है और उसके जो केमिकल कॉम्पोजिशंस और उसके एप्लीकेशंस जो है वो भी अलग होंगे। तो ये जो बैटरीज हम यूज कर रहे हैं, तो ये बैटरीज को हैंडल कैसे करना है, रिसाइकल कैसे करना है, डिसमेंटल कैसे करना है, इसका रीयूज कैसे करना है, या फिर इसके जो पार्ट्स हैं ये पार्ट्स को आप रीयूज कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं, या फिर कोई बैटरीज की लाइफ आप एक्सटेंड कर सकते हैं या नहीं, ये ऐसी जो बातें हैं जो स्पेशली बैटरी ओरिएंटेड है, ये सभी बातें बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल जो ड्राफ्ट फॉर्म में है उसके बारे में आएगी। तो यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, तो इनके नोटिफिकेशन के थ्रू 20 फेब को 2020 को ये ड्राफ्ट रूल आ चुका है, जो सेक्शन 6, 8 और 25 जो है जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर है, तो यहां से उसका रेफरेंस लेके ये बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल आ चुका है। इसके पहले जो बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल था, यानी कि जो बैटरीज मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 2001 का था, इसको अभी इलिमिनेट या फिर डायरेक्टली रिप्लेस करना है, इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस है और ये चेंजेस के साथ ये बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2020 ये फाइनली पब्लिश हो सकता है। तो इसमें जो मेजर सजेशंस थे उसके बेसिस पे कंटेंट्स क्या क्या है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो 4 चैप्टर हैं, 8 रूल हैं और 3 शेड्यूल हैं। तो इसमें जो फर्स्ट रूल है वो सिंपल शॉर्ट टाइटल, यानी कि ये रूल को बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2020 कहा जाएगा। सेकंड रूल जो है वो एप्लीकेशन ओरिएंटेड है, तो ये रूल एप्लीकेबल किसके लिए, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये मैन्युफैक्चरर को भी एप्लीकेबल है, प्रोड्यूसर को भी एप्लीकेबल है, कलेक्शन सेंटर्स, इंपोर्टर, रिकंडीशनर, रिफर्बिशर, डिसमेंटलर, असेंबलर, डीलर, रिसाइकलर, ऑक्शनर, व्हीकल सर्विस सेंटर, कंज्यूमर, बल्क कंज्यूमर्स जो मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व होते हैं, या फिर प्रोसेसिंग, सेल्स, परचेस, कलेक्शन, स्टोरेज, रीप्रोसेसिंग में इन्वॉल्व होते हैं, या फिर जो बैटरीज के कंपोनेंट्स को भी स्पेयर पार्ट्स में बेचते हैं, ये सभी लोग या सभी फर्म्स, इंडिविजुअल भी यहाँ पे आ सकता है या फर्म भी आ सकती है, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन आ सकती है, ये सभी लोगों को एप्लीकेबल है। तो ये जो बैटरीज है ये शेड्यूल 1 में लिस्ट आउट किए हैं कि ये बैटरीज एग्जैक्टली क्या है, तो इनकी जो शेप या साइज क्या है, उसका वॉल्यूम कितना है, उसका वेट कितना है, उसका मेटल कॉम्पोजिशन क्या है, ये सभी बातें सेकेंडरी है यानी निग्लिजिबल है। तो शेड्यूल 1 में जो भी बैटरीज लिस्ट आउट की होगी वो सभी बैटरीज के लिए ये रूल एप्लीकेबल है। अभी इसमें अगर आप देखेंगे तो जो सभी अप्लायंसेस या इक्विपमेंट्स या इंस्ट्रूमेंट जहां पे आप ये बैटरीज यूज करते हैं उनको भी ये लागू है, और ये सिर्फ कुछ एक्सेप्शनल केसेस है जहां पे आपको ये रूल्स या रेगुलेशन अप्लाई नहीं किया जा सकता। जैसे यहाँ पे कुछ इसेंशियल सिक्योरिटी इंटरेस्ट वाले जो कुछ इक्विपमेंट्स या इंस्ट्रूमेंट्स है उनको एक्सेप्शन दिया गया है, या फिर जो स्पेस एक्सप्लोरेशन वाली जो इक्विपमेंट्स या इंस्ट्रूमेंट्स है उनको एक्सेप्शन दिया गया है, या फिर जो इमरजेंसी अलार्म सिस्टम्स है, या फिर इमरजेंसी लाइटिंग सिस्टम्स है, या फिर कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स है जहां पे इनको एक्सेप्शन दिया। तो ये रूल जो है यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा
और उसके अलावा ये जहां पर भी इंस्ट्रूमेंट्स या इक्विपमेंट्स में यूज होता है वो सभी बैटरीज के हिसाब से जो शेड्यूल 1 में दी गई है उस हिसाब से ये रूल एप्लीकेबल है। अभी कुछ केसेस में जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट या बैटरी वेस्ट की बात होती है या फिर हजार्डस वेस्ट जनरेट होता है, ये जो रूल है हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग एंड ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट रूल 2008, इसके हिसाब से उसका जो हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट या फिर हैंडलिंग या जो मूवमेंट है वो की जाएगी। तो इसमें भी अगर कोई हजार्डस वेस्ट जनरेट होती है, बैटरी वेस्ट जनरेट होती है, चाहे वो इंपोर्ट हो या एक्सपोर्ट करते होंगे, तो ये अगर हजार्डस कैटेगरीज में होगी तो ये हजार्डस वेस्ट जो है ये हजार्डस वेस्ट रूल 2008 के हिसाब से उसको ट्रीटमेंट किया जाएगा। रूल नंबर 3 है डेफिनेशंस। तो इसमें बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, अभी ये ड्राफ्टिंग में है और इसमें बहुत सारे जो कंसेप्ट्स या डेफिनेशंस ये नए हैं, तो वो सभी डेफिनेशन हम देखने वाले हैं। तो एक्ट का मीनिंग है यहाँ पे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। असेंबलर का मीनिंग है ऐसा पर्सन जो ये बैटरीज को असेंबल करता हो या फिर जो अलग अलग कंपोनेंट से बैटरीज के उसका यूज करके वहां पे बैटरी बनाता हो। ऑक्शन, इसका मीनिंग है जो भी बैटरीज या उसके जो कंपोनेंट्स है वो सेलिंग में अगर वो ट्रेडिंग करता है, वो पर्सन जो सेलिंग प्रोसेस है वो ऑक्शन, और जो पर्सन इन्वॉल्व होता है इसमें वो रहेगा ऑक्शनर। तो ये ऑक्शन और ऑक्शनर वर्डिंग। ऑथराइजेशन ये एक वर्डिंग है। तो ये जो बैटरीज या उसके जो पार्ट्स है उसकी हैंडलिंग या कलेक्शन, रिसेप्शन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, डिसमेंटलिंग या रिसाइकलिंग या ट्रीटमेंट या फिर अगर आपका डिस्पोजल होगा, तो ये बैटरीज ओरिएंटेड जो भी एक्शंस है ये सभी एक्शंस के लिए आपको कुछ परमिशंस लेना पड़ेगी जिसको हम कहेंगे ऑथराइजेशंस। इसमें जो बैटरीज है तो बैटरीज में हमने पहले ही बात की है कि जो शेड्यूल 1 है वो शेड्यूल 1 में ये बैटरीज का क्लैरिटी दिया है, डेफिनेशन दिया है। तो इसमें से जो डिस्पोजेबल बैटरीज या प्राइमरी बैटरीज है वो है अल्कलाइन या मर्क्यूरी, सिल्वर ऑक्साइड, जिंक कार्बन बैटरीज, और जो रिचार्जेबल या सेकेंडरी बैटरीज है वो है लीड एसिड या लिथियम आयन या लिथियम मेटल या निकल कैडमियम बैटरीज। और जो ये बैटरीज का सबसे इंपॉर्टेंट काम या प्रिंसिपल जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो केमिकल में कन्वर्ट होती है और केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है। तो जब आप चार्जिंग या बैटरी डिस्चार्ज होती है तो ये एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो जैसे हम बैटरी को चार्ज करते हैं इसका मतलब है इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये केमिकल में कन्वर्ट होती है, और जब आप बैटरी का यूज करते हैं तो वो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे एनर्जी कन्वर्जन के जो फॉर्म्स है उसमें जो केमिकल्स यूज होते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड या अमोनियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड, प्रेशर सल्फर डाइऑक्साइड गैस या थायोनेट क्लोराइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम परक्लोरेट, मर्क्यूरी, जिंक, कैडमियम, निकेल या लिथियम क्लोराइड और एनी हजार्डस मटेरियल। तो ये अगर इसमें जो भी केमिकल्स यहाँ पे यूज होते हैं जिसको हम बैटरी कहते हैं, अगर ये बैटरी हजार्डस कैटेगरी में चली गई तो वो हजार्डस वेस्ट जो है वो हजार्डस वेस्ट रूल 2016 के हिसाब से भी आप उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जो बैटरी पैक है, बैटरी पैक यानी कि बैटरी और उसके जो कंपोनेंट्स है वो टोटल कहा जाएगा उसको कंप्लीट यूनिट, जिसको हम कहेंगे बैटरी पैक। उसके अलावा है बल्क कंज्यूमर। तो ये जो बैटरीज या जो बैटरी के कंपोनेंट्स है ये लार्ज क्वांटिटी में परचेस करने वाले, सेल करने वाले जो है, ये परचेस करने वाले जो है वो है बल्क कंज्यूमर्स। तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स आ सकते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी है, रेलवेज डिपार्टमेंट है, डिफेंस डिपार्टमेंट है, टेलीकॉम है, पोस्ट टेलीग्राफ है, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, या फिर बोर्ड्स कुछ हो सकते हैं, कुछ बैंक्स हो सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी हो सकते हैं, या फिर मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल एजेंसीज या पब्लिक प्राइवेट कंपनीज यहाँ पे हो सकती है जो फैक्ट्री एक्ट के अंडर है या फिर कंपनी एक्ट के अंडर है, या फिर जहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज है जो स्पेशली उसका जो टर्नओवर होता है वो 1 करोड़ से ज्यादा हो, या फिर जहां पर
मोर देन 20 एम्प्लॉइज वहां पे वर्क करते होंगे, या फिर ऐसे एजेंसीज या कंपनीज जो परचेस करती होंगी 100 या 100+ बैटरीज यहाँ पे एनुअल बेसिस पे। तो ऐसे जो कंज्यूमर्स है जो 100+ बैटरीज कंज्यूम करती होगी, या फिर ऐसी कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जिनका 1 करोड़ से टर्नओवर ज्यादा है, या फिर 20 एम्प्लॉइज से ज्यादा एम्प्लॉइज है, या फिर जो अलग अलग गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव सेक्टर से, ये सभी बल्क कंज्यूमर में आ सकते हैं। और ऐसे कंज्यूमर्स के लिए आपको अलग से प्रोविजंस करनी होगी। इसके अलावा है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये आपको मालूम है जैसे कि नेशनल लेवल पे जैसे इंडिया में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो बोर्ड है, जो कमिटीज है, वो है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये सेंट्रल लेवल पे अगर फैसिलिटी होगी तो ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंडर है। तो बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल में मेजरली सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू यानी कि सीपीसीबी थ्रू ही इसका कंट्रोल किया जाता है, इसीलिए यहाँ पे सीपीसीबी का इंपॉर्टेंस है डेफिनेशंस में। उसके अलावा है कलेक्शन सेंटर्स। तो ये जो बैटरीज, जो यूजेबल बैटरीज है या यूज की गई बैटरीज है, या फिर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या फिर प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके बाद में अगर आपको कुछ रिजेक्टेड बैटरीज है या अनयूज बैटरीज है, जो भी आपका इश्यूज है वो बैटरी ओरिएंटेड, तो ये आपको कहीं पे आपको कलेक्ट करना है, तो वो सेंटर जो होगा वो कलेक्शन सेंटर है। और इसके जो परमिशन है, ये परमिशन आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से यानी कि सीपीसीबी थ्रू लेनी पड़ेगी। उसके अलावा है कंपोनेंट्स। तो बैटरी के जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उसको यहाँ पे कंपोनेंट कहा जाएगा। कंज्यूमर, ये नॉर्मल कंज्यूमर से, जैसे कि हमने पहले कहा कि जो बल्क कंज्यूमर से 100+ बैटरी खरीदने वाले, उससे अगर कम बैटरीज खरीदने वाले जो पर्सन होंगे वो इंडिविजुअल्स को हम कंज्यूमर कहेंगे। उसके अलावा है चैनलाइजेशन। चैनलाइजेशन यानी क्या कि जो भी बैटरीज या बैटरीज के पार्ट्स का कलेक्शन होता है, तो वो पर्टिकुलर पाथ या सिस्टम डेवलप करने वाले जो प्रोसेस है उसको हम चैनलाइजेशन करेंगे। तो यहाँ पर अलग अलग जो रिप्रेजेंटेटिव्स या ऑथराइज पर्सन हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ऑथराइज डिसमेंटलर होता है या फिर रिसाइकलर होता है। तो ये सभी लोग जो है ये सीपीसीबी के परमिशन थ्रू यहाँ पे डिसमेंटलिंग प्रोसेस कर सकते हैं, रिसाइकलिंग प्रोसेस कर सकते हैं, कलेक्शन प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये पूरा सिस्टम जो है ये चैनलाइजेशन करता है। उसके अलावा है डीलर। तो ये जो बैटरीज को बाइंग करते हैं या फिर सेलिंग करते हैं, तो उसका जो डीलिंग करने वाले, ये बैटरी या बैटरी ओरिएंटेड जो भी एक्टिविटीज होगी, तो ये डीलिंग करने वाले जो पर्सन्स है उनको हम डीलर कहेंगे। तो जो बैटरीज यहाँ पे डिसमेंटल करना है, आपको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना है, और उसमें से फिर जो पार्ट्स आप रीयूज कर सकते हैं या रिसाइकल कर सकते हैं, वो कंपोनेंट्स को आपको यूटिलाइज करना है। और जो रिमेनिंग कंपोनेंट्स है वो अगर कहीं पे यूज हो सकते हैं तो वो भी चेक करना है। इन केस अगर वो एज अ वेस्ट जनरेट होते हैं तो उस हिसाब से उसका डिस्पोजल या फिर ट्रीटमेंट फैसिलिटी के लिए आपको देना है। तो ये जो पर्सन करता है या फिर ऑर्गेनाइजेशन करती है उसको हम कहेंगे डिसमेंटलर। तो ये डिसमेंटलर सीपीसीबी के ऑथराइज डिसमेंटलर या रजिस्टर्ड डिसमेंटलर होंगे। उसके अलावा है डिस्पोजल। तो बैटरीज में जो कंपोनेंट रीयूजेबल, रिसाइक्लेबल या रिकवरेबल नहीं है, वो सभी कंपोनेंट्स को डिस्पोज किया जाता है। उसके लिए अलग अलग प्रोसेस होती है, जैसे कि फिजिको केमिकल प्रोसेस हो सकती है, या फिर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट हो सकती है, इंसिनरेशन हो सकता है, या फिर उसकी लैंड फिलिंग हो सकती है। तो इसको हम डिस्पोजल कहेंगे। उसके अलावा है एनवायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट ऑफ बैटरी वेस्ट। तो बैटरी से जो वेस्ट जनरेट होता है उसका एनवायरमेंट पे एडवर्स इंपैक्ट नहीं होना चाहिए, इसीलिए आपको एक कुछ सिस्टमाइज प्रोसेस आपको अडॉप्ट करनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं एनवायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट ऑफ बैटरी वेस्ट। उसके अलावा है ईपीआर यानी कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये बैटरी मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस करने वाले जो ऑर्गेनाइजेशंस या पर्सन्स हैं उनके लिए एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे दी गई है ये ड्राफ्ट रूल के अंदर, इसीलिए यहाँ पे इसको कहेंगे एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपके एनवायरमेंट पे एडवर्स इंपैक्ट नहीं होना चाहिए, इसीलिए आपको जो भी सिस्टम्स अडॉप्ट करनी है, यानी कि जो बैटरी का एंड यानी कि लाइफ जो भी मैक्सिमम होगा उसके एंड तक अगर आपको
ये काम करना है। तो यहाँ पर जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर आपको अथॉरिटी दी गई। उसके अलावा यहाँ पे है कि जो बैटरीज है उसमें आपको कुछ टेक बैक सिस्टम्स आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर कलेक्शन सेंटर थ्रू भी आप बैटरीज यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर दोनों भी काम यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये सभी चीजें जो है ईपीआर हो या फिर रजिस्ट्री रिसाइकलर हो या रजिस्टर कलेक्शन सेंटर हो, ये सभी चीजें सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंदर आएगी। उसके अलावा है ईपीआर ऑथराइजेशन। तो ये एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी की अथॉरिटी जो दी जाती है वो सीपीसीबी देगी, या फिर सीपीसीबी ऑथराइज कर सकती है एसपीसीबी को, यानी कि स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, और फिर स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आपको अथॉरिटी देगा कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके लिए आपको जो स्टेप्स इंप्लीमेंट करने हैं या एग्जीक्यूट करने हैं उसके लिए आप काम कर सकते हैं। तो आपके पास इनिशियल लेवल पे ऑलरेडी प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन जो होगी ये ऑथराइज ऑर्गेनाइजेशन होगी, जो एनवायरमेंट पे होने वाले जो एडवर्स इंपैक्ट है या नेगेटिव इंपैक्ट है उनको कंट्रोल करने के लिए जो भी एक्शन ली जाएगी वो एक्शन वहां पे वो ले सकते हैं। उसकी अथॉरिटी अगर उसको दी जाती है तो उसको कहते हैं ईपीआर ऑथराइजेशन। और सेम सिमिलर लाइन पे जो भी एक्टिविटीज को आपको मैनेज करना है, जैसे कि यहाँ पे टेक बैक सिस्टम होगा, बैटरी को आपको वापस लेना है, चाहे आपको बैटरी रिप्लेस करके नई बैटरी मिल सकती है, या फिर आपको उसको कुछ रिफंड करना पड़ता है, या फिर आप उसको कुछ कन्वर्ट भी कर सकते हैं, या फिर आप उसमें कुछ नए बैटरीज में कंसेशन दे सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग स्कीम्स यहाँ पे हो सकते हैं। तो ये टेक बैक सिस्टम हो या फिर जो डिसमेंटलिंग सिस्टम हो या फिर रिसाइकलिंग सिस्टम्स हो, तो ये सभी चीजें जो ओवरऑल सिस्टम के जो स्टेप्स या प्रोसीजर्स है उसको फॉलो करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए यहाँ पे ईपीआर मैनेजमेंट सिस्टम है। उसके अलावा है ईपीआर प्लान। तो ये सभी सिस्टम्स या प्रोसेस को फाइनलाइज करने के लिए पहले प्लानिंग करना पड़ेगा, उसको कहेंगे हम ईपीआर प्लान। और ये जो प्रोसेस में स्टेप्स हमने देखे हैं, और ये स्टेप्स को कहेंगे फैसिलिटी। जैसे यहाँ पे कलेक्शन है, तो बैटरी को कलेक्ट करना है तो कहीं पे आपको सीपीसीबी या एसपीसीबी अथॉरिटी देगा, और ये आप रजिस्टर्ड कलेक्शन सेंटर हो सकते हैं। तो एक जगह पे आप ये बैटरीज कलेक्ट कर सकते हैं, तो चाहे वो अलग अलग टाइप के बैटरीज हो, उसको सेग्रीगेशन और सॉर्टिंग अलग से कर सकते हैं, लेकिन जो लोकेशन रहेगा वो पॉइंट होगा कलेक्शन सेंटर। तो ये कलेक्शन सेंटर का बैटरी कलेक्ट करने के लिए फैसिलिटी है। उसी हिसाब से अगर आप चेक करेंगे तो ये रिसेप्शन हो सकता है, कहीं पे बैटरी स्टोरेज हो सकता है, कहीं पे बैटरी का सेग्रीगेशन फैसिलिटी हो सकता है, कहीं पे रिफर्बिशिंग फैसिलिटी होता है। तो यहाँ पे ये रिफर्बिशिंग या रिफर्बिशर जो वर्ड है वो एक्चुअली ऐसे यूज होता है कि कुछ बैटरीज का अगर आपको वर्किंग लाइफ एक्सटेंड करना है तो वो प्रोसेस को हम रिफर्बिशिंग कहते हैं। और जो पर्सन ये बैटरी का वर्किंग लाइफ एक्सटेंड करता है वो पर्सन को हम कहेंगे रिफर्बिशर। अगर वो फर्म रहेगी, ऑर्गेनाइजेशन रहेगी, तो भी उसको हम रिफर्बिशर ही कहेंगे। उसके अलावा जो बैटरीज है उसको अगर डिसमेंटलिंग करना है, सेपरेट आउट करना है, अलग अलग कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करना है, और उसमें से फिर आपको सॉर्टिंग करना पड़ता है कि ये कंपोनेंट्स में से रीयूजेबल, रिसाइक्लेबल या रिकवरेबल कंपोनेंट्स कौन थे। तो ये भी एक डिसमेंटलिंग फैसिलिटी है। रिसाइकलिंग एक फैसिलिटी है जहां पे आप रिसाइकल कर सकते हैं कंपोनेंट्स। उसके अलावा कुछ ट्रीटमेंट्स आपको देने पड़ेंगे, या फिर डिस्पोजल फैसिलिटीज भी आपकी हो सकती है, जैसे कि हमने पहले ही कहा कि इंसिनरेशन हो सकता है, या फिर लैंड फिलिंग हो सकती है, या फिर अलग अलग जो डिस्पोजल टेक्निक्स है वो अडॉप्ट करने वाली जो लोकेशन होगी उसको भी हम फैसिलिटी कहेंगे। तो ये सभी चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आज के डेट में अगर हम देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में भी बहुत सारे बैटरीज यूज होने वाले हैं। उसके अलावा अगर आप फ्यूचर प्लान्स में देखेंगे तो जो फोसाइल फ्यूल्स है उसका रिप्लेसमेंट के चांसेस सबसे ज्यादा है इलेक्ट्रिक व्हीकल पे। तो अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल आते हैं मैक्सिमम कंट्रीज में, तो वहां पर भी बैटरीज यूज होने वाली है, और ये बैटरीज के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स या इश्यूज बाद में जनरेट हो सकते हैं।
इसीलिए यहाँ पे बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट 2020 ये इनिशियल स्टेप है, जो शायद फ्यूचर में इसमें भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं, अमेंडमेंट भी हो सकते हैं। तो ये सभी फैसिलिटीज आपको बाद में फ्यूचर में लगने वाले हैं। उसके अलावा है इंपोर्टर, तो जो भी बैटरीज आप इंपोर्ट करते हैं वो पर्सन जो रहेगा वो रहेगा इंपोर्टर। फिर इंडस्ट्रियल बैटरीज है, तो इंडस्ट्रीज में जो बैटरीज स्पेशली यूटिलाइज होने वाली है उनको हम कहेंगे इंडस्ट्रियल बैटरी। उसके अलावा है मैन्युफैक्चरर, तो जो बैटरी का मैन्युफैक्चरिंग करने वाला ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन रहेगा उसको हम कहेंगे मैन्युफैक्चरर। उसके अलावा है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, OEM, तो ये जो मेन मैन्युफैक्चरर रहेगा जो ओरिजिनल इक्विपमेंट तैयार करता है या फिर बैटरी तैयार करता है या फिर वो कंपोनेंट तैयार करता है उसको हम कहेंगे OEM। फिर है पोर्टेबल बैटरी, तो जो बैटरीज या बैटरी पैक या बैटरी यूनिट आप इजीली यहाँ से वहां मूव कर सकते हैं उसको हम कहेंगे पोर्टेबल बैटरीज। तो ये इजीली आप मैन्युअली हैंड कैरी कर सकते हैं और उसके लोकेशन अलग अलग लोकेशंस पे उसका यूज भी कर सकते हैं। फिर है प्रोड्यूसर, तो ये जो बैटरीज प्रोड्यूस करने वाले पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन होगी तो यहाँ पे उसको हम प्रोड्यूसर कह सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी टेक्निक आप यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको प्रोड्यूस करना है, उसके बाद में ये बैटरीज को सेल करना है, फिर कंपोनेंट्स को अलग अलग तरीके से आप रिसाइकल, रिकवर, डिसमेंटलिंग के लिए भी दे सकते हैं, और फिर ये सभी फैसिलिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको लेनी है उसको कहेंगे हम प्रोड्यूसर। और हमने इसके अलावा हमने एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी देखी है। फिर है PRO, जैसे कि अभी हमने प्रोड्यूसर की बात की, तो वो प्रोड्यूसर ओवरऑल जो बैटरी का एंड ऑफ लाइफ प्रोडक्ट है तो एंड ऑफ लाइफ तक उसकी केयर करेगा और एनवायरनमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो इसके लिए भी केयर करेगा, उसको हम कहेंगे PRO यानी कि प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा उसको कहेंगे PRO। उसके अलावा है रिकंडीशनर, तो जो भी बैटरीज है अगर वो रिपेयर हो सकती है और रिपेयर करने के बाद अगर वो सेल हो सकती है मार्केट में तो उसको कहेंगे हम रिकंडीशनिंग बैटरीज। फिर है रिसाइकलर, तो ये ऑथेंटिक रिसाइकल ऑथराइज रिसाइकलर जो वर्डिंग यूज होता है, तो ये CPCB के गाइडलाइंस के तहत CPCB ने जिनको या ऑर्गेनाइजेशन को या इंडिविजुअल को अगर अथॉरिटी दी होगी रिसाइकलिंग के लिए वेस्ट बैटरीज को या फिर उसके कंपोनेंट्स को, तो उसको हम कहेंगे यहाँ पे रिसाइकलर। लेकिन ये रिसाइकलर वर्डिंग ऑथराइज रिसाइकलर यानी कि CPCB के परमिशन वाला रिसाइकलर वर्डिंग ये वेस्ट मैनेजमेंट रूल में होगा। फिर है रजिस्टर्ड रिसाइकलर, जो अभी हमने बात की कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अंदर अगर कोई एजेंसी यहाँ पे रिसाइकलिंग प्रोसेस कर सकती है और लार्ज क्वांटिटी में कर सकती है तो उसको हम रजिस्टर्ड रिसाइकलर कहते हैं। फिर है रिफर्बिशमेंट, तो हमने पहले ही कहा है कि एक्सटेंड अगर आपको करना है वर्किंग लाइफ ऑफ बैटरी तो उसके लिए जो प्रोसेसिंग है वो है रिफर्बिशमेंट, और जो पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन ये काम करेगा उसको हम कहेंगे रिफर्बिशर। उसके अलावा है शेड्यूल्स, तो हमने देखा है कि यहाँ पे 3 शेड्यूल है और ये 3 शेड्यूल आपको यहाँ पे अलग अलग इंपॉर्टेंस आपको बताएंगे। फिर स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी, तो वो पर्टिकुलर स्टेट का गवर्नमेंट जो होगा उसको हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। वो पर्टिकुलर स्टेट का अगर जो बोर्ड रहता है, जो स्पेशली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की हम बात कर रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे SPCB। उसके अलावा है यूज्ड बैटरीज, जो एग्जॉस्टेड बैटरीज होती है या फिर डैमेज बैटरीज होती है या फिर ओल्ड बैटरीज होती है जिनका लाइफ खत्म हो चुका है, या फिर ऐसे कुछ बैटरीज के कंपोनेंट्स है जो ऑलरेडी एग्जॉस्टेड, डैमेज या उसका लाइफ खत्म हो चुका है, ऐसे सभी कंपोनेंट्स या बैटरीज को हम यूज्ड बैटरीज कहते हैं। इसके अलावा जो बैटरीज का पार्ट या कंपोनेंट या टोटल बैटरी अगर रिजेक्शन मोड में है या फिर जहां पे उसका रिफर्बिशिंग भी नहीं हो सकता है या फिर वो रिपेयर भी नहीं हो सकती है, तो ऐसी जो बैटरीज होती है या फिर उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं या पार्ट्स होते हैं उसको हम कहेंगे बैटरी वेस्ट। तो ये ओवरऑल चैप्टर 1 में मेनली हमने जो देखा है तो वो 3rd रूल था डेफिनेशंस। अभी
चैप्टर 2 है, तो चैप्टर 2 में 4th रूल है प्रोहिबिशन एंड लेबलिंग रिक्वायरमेंट। तो जो भी आप बैटरीज मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, सेल करते हैं या फिर उसको रिपेयर करते हैं, रिसाइकल करते हैं, डिसमेंटल करते हैं, तो यहाँ पर उसको लेबलिंग करना जरूरी है। तो लेबलिंग में आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात वहां पे लेबलिंग में दिखना चाहिए, तो वो है हेवी मेटल्स। तो ये बैटरी में आप कौन से हेवी मेटल्स यूज कर रहे हैं और उसका परसेंटेज क्या है। तो अगर यहाँ पे लिमिटेशंस अगर आपको देखने, तो यहाँ पे है लिमिटेशन 5 ppm ऑफ मर्क्यूरी बाय वेट या फिर 0.002% ऑफ कैडमियम बाय वेट। तो जो आप बैटरीज यूज करते हैं तो उसमें मर्क्यूरी होगा, तो ये 0.0005% या 5 ppm तक ही मैक्सिमम होगा बाय वेट, या फिर जो पोर्टेबल बैटरीज है उसमें मैक्सिमम कैडमियम का परसेंटेज होगा 0.002। अगर यही आपको बाकी के बैटरीज में अगर आपको मिलता है तो शायद वहां पे एक्सेप्शनल केस हो सकती है, जैसे यहाँ पे बटन सेल्स अगर होते हैं तो उसमें मर्क्यूरी परसेंटेज ज्यादा होता है। तो यहाँ पे मर्क्यूरी परसेंटेज 0.0005% का लिमिटेशन दिया था, लेकिन ये अगर बटन सेल होता है तो वो 2% तक भी उसका बाय वेट जा सकता है। उसके अलावा जो एक्सेप्शन है, जो पोर्टेबल बैटरीज है, तो पोर्टेबल बैटरीज जो स्पेशली इमरजेंसी सिस्टम्स के लिए, अलार्म सिस्टम्स के लिए, या फिर इमरजेंसी लाइटिंग के लिए, या फिर मेडिकल इक्विपमेंट के लिए यूज होती है, वहां पर ये जो रिस्ट्रिक्शंस है, ये रिस्ट्रिक्शन जो हमने बताया था 0.002% ऑफ कैडमियम, ये यहाँ पे एक्सेप्शनल केस है, यहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके अलावा है जो कॉर्डलेस पावर टूल मार्किंग, जिसमें आपको ये जो बैटरीज है, ये बैटरीज में आपको पर्टिकुलरली लिखना है, जहां पे सिंबल आपको यूज करना है क्रॉस आउट व्हील्ड बीन सिंबल, जहां ये आपको दिखता है ये क्रॉस और यहाँ पे ये व्हील और ये पिन। तो ये क्रॉस्ड आउट व्हील बीन सिंबल आपको यहाँ पे फाइनलाइज करना है, और इसका रेफरेंस यहाँ पे शेड्यूल 2 दिया है। तो ये शेड्यूल 2 का ही सिंबल यहाँ पे मैंने रखा है, और इसमें जो क्लियर कट बात कही है कि ये सिंबल इस साइज का होना चाहिए कि जो आपका बैटरी का लार्जेस्ट साइड वाला एरिया होगा, वो एरिया का 5% एरिया उसने ऑक्यूपाई करना चाहिए। तो ये 5% एरिया में ये आपका सिंबल दिखना चाहिए। उसके अलावा ये जो सिलेंड्रिकल सेल्स है, तो वहां पे ये बिन सिंबल्स के जो एरिया है, ये एटलीस्ट 2% सरफेस एरिया मैक्सिमम कवर करना चाहिए। तो जहां पर सिलेंड्रिकल सेल्स वाले इश्यू होंगे तो वहां पे ये एरिया 2% तक भी हो सकता है। उसके अलावा जो गाइडलाइंस दी गई है, तो जहां पे ये बैटरी की जो साइज है उस हिसाब से, या बैटरी पैक के साइज के हिसाब से, ये जो बिन सिंबल्स है उसमें जो स्मॉलर साइज है वो है 0.5 to 0.5 सेंटीमीटर्स, या फिर अगर उसमें अगर लार्जर साइज है तो उसके लिए 1 × 1 सेंटीमीटर में भी आप ये सिंबल लेबलाइज कर सकते हैं। उसके अलावा ये गाइडलाइन है सिंपल कि ये विजिबल होना चाहिए, लेजिबल भी होना चाहिए और इंडेलिबल भी होना चाहिए। तो ये आपको इजीली कोई भी कंज्यूमर को आपको दिखना चाहिए कि ये सिंबल क्या है, और फिर उसका सिंबल का मीनिंग आपको पता चाहिए। जैसे यहाँ पे जो स्पेसिफिक गाइडलाइन दी गई है 4th रूल में, कि अगर आप मर्क्यूरी यूज करते हैं, कैडमियम यूज करते हैं या फिर लेड यूज करते हैं, तो वो जो क्रॉस आउट जो व्हील बिन सिंबल है उसके नीचे भी आपको ये पर्टिकुलर मेंशन करना है कि ये CD है यानी कि कैडमियम है, ये Hg है यानी कि मर्क्यूरी है, और ये Pb है यानी कि प्लबम यानी कि लेड है। तो ये सिंबल्स भी आपको जो केमिकल कॉम्पोजिशन या फॉर्मूला कहते हैं, ये भी आपको लिस्ट आउट करना है, और इसके लिए भी मैक्सिमम परसेंटेज का लिमिट भी यहाँ पे दिया है। जैसे यहाँ पे बटन सेल 0.0005% मर्क्यूरी, या फिर बैटरी जो है वो नॉर्मली कैडमियम वाली जो 0.002%, और जो लेड है वहां पे बैटरी का मैक्सिमम परसेंटेज लिमिट 0.004% बाय वेट होगा। उसके अलावा ये जो केमिकल सिंबल्स हमने जो अभी कहे CD, Hg और Pb, इसको भी यूज करना है। तो ये 4th रूल में ये सभी सिंबल्स के बारे में, उसमें एग्जैक्ट सिंबल क्या होना चाहिए, केमिकल कॉम्पोजिशन
के बारे में, और उसका एरिया कितना होना चाहिए या फिर उसका साइज कितना होना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। फिर है चैप्टर 3 और उसका रूल नंबर 5 जो है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में गाइडलाइंस है। रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी मैन्युफैक्चरर की, इंपोर्टर की, असेंबलर्स की, रिकंडीशनर्स की। तो ये सभी पर्सन्स या ऑर्गेनाइजेशंस जो है ये बैटरी के अलग अलग सिस्टम्स के लिए यूजफुल है। जैसे यहाँ पे बैटरी मैन्युफैक्चर करने वाला जो पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन है इसको मैन्युफैक्चर करते हैं। अगर आप बैटरी इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो इंपोर्टर बन जाएगा। अगर आप अलग अलग कंपोनेंट से बैटरी असेंबल करते हैं वो तो असेंबलर बन जाएगा। और अगर बैटरी की आप कंडीशन सुधारते हैं तो उससे बाद में भी सेल हो सकता है और उसकी लाइफ भी बढ़ सकती है, तो वो है रिकंडीशनर। तो ये सभी लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो यहाँ पे जो बैटरीज यूज होती है तो ये यूज बैटरीज के लिए आपको जो टेक बैक सिस्टम्स यूज होता है वो यूज करना चाहिए। और ये शेड्यूल्स में भी गाइडलाइंस दी गई है कि कौन सी बैटरीज किस टाइप की हो सकती है और उसको कलेक्ट कैसे करना है। उसके अलावा जो स्पेसिफिक टाइप या स्पेसिफिकेशन जो है वो आपके बैटरीज के ऊपर रखने चाहिए, जिसकी वजह से कंज्यूमर को भी पता चले कि ये बैटरी का टाइप क्या है और इसमें स्पेसिफिकेशंस क्या है। उसके अलावा है जो फाइल आपको करना होता है एनुअल रिटर्न। तो ये एनुअली आपको ये रिटर्न फाइल करना पड़ता है स्टेट बोर्ड को, और उसका जो फॉर्म है वो है फॉर्म नंबर 1। और नॉर्मली इसकी जो गाइडलाइंस होगी वो कैलेंडर ईयर का एंडिंग यानी कि 31 दिसंबर ऑफ एवरी ईयर। फिर अलग दूसरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो है कलेक्शन सेंटर्स के बारे में। तो कलेक्शन सेंटर आपको सेट करना होगा, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी। उसके अलावा जो रिसाइकलर्स होंगे तो जो भी रिसाइकलिंग प्रोसेस हो रही है वो रजिस्टर्ड रिसाइकलर के अंडर ही हो रही है, ये भी उसका भी ध्यान रखना है आपको। और उसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से ये बैटरीज के लिए या फिर डीलिंग के लिए या फिर मूवमेंट के लिए या डिस्पोजल फैसिलिटीज के लिए, तो ये ट्रांसपोर्टेशन भी सेफ होना चाहिए, उसको भी आपको ध्यान रखना है, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके अलावा जो एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट में कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट या एडवर्स इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, उसका भी ध्यान रखना है, ये भी उसकी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर जो पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम आपको रखना चाहिए, जैसे कि कुछ एडवर्टाइजमेंट थ्रू या पब्लिकेशन थ्रू या पोस्टर्स थ्रू या फिर कुछ अलग मीडिया भी आप यूज कर सकते हैं। तो जो भी पब्लिक यहाँ पे रहेगी ये सभी पब्लिक को ये बैटरीज के बारे में या फिर उसके रिसाइकलिंग प्रोसेस के, कलेक्शन सेंटर, डिसमेंटलिंग प्रोसेस, रिकंडीशनिंग, रिफर्बिशिंग, ये सभी प्रोसेसेस, उसके अलावा उसमें जो कंटेंट्स रहते हैं उसके बारे में, मैक्सिमम परसेंटेज का लिमिट, लेबलिंग या फिर जो अलग अलग जो मेथड्स है, और रजिस्टर्ड रिसाइकलर कौन है, रजिस्टर्ड जो रिकवरी करने वाले हैं या फिर रिकंडीशनिंग करने वाले, रिफर्बिशिंग करने वाले, ये ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन से हैं, उसके कॉन्टैक्ट नंबर्स क्या है, उससे एड्रेसेस क्या है, ये सभी बातें पब्लिक को भी मालूम होनी चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे भी ये कलेक्शंस हो सकते हैं अच्छी तरह से। इसीलिए आपको पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम भी यहाँ पे रखने हैं। तो यहाँ पे लेड के हजार्ड्स क्या होते हैं, कैडमियम के हजार्ड्स क्या होते हैं, मर्क्यूरी के हजार्ड्स क्या होते हैं, और फिर जो कंज्यूमर्स है उनकी कैटेगरीज क्या होती है, डीलर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उसके एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर्स क्या है, कलेक्शन सेंटर्स कहाँ कहाँ पे हैं, या फिर अगर कहीं जगह आपको ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ पे इम्प्रॉपर हैंडलिंग हो रही है या फिर डिस्पोजल इम्प्रॉपर है या फिर एक्सीडेंट्स की वजह से यहाँ पे कुछ ब्रेकेजेस हुए, डैमेज हो चुके हैं, या फिर बैटरी की जो रिसाइकलिंग प्रोसेस है वो भी इम्प्रॉपर है, तो वो भी आप यहाँ पे इन्फॉर्म कर सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो करेक्टिव स्टेप्स है या करेक्टिव एक्शन है वो भी आप ले सकते हैं। उसके अलावा जो डूज एंड डोंट्स जिसको कहते हैं, तो ये इंस्ट्रक्शंस भी पब्लिक को देने चाहिए, जिसकी वजह से सबको पता चले कि बैटरी के रिलेटेड आपको हैंडलिंग या स्टोरेज या रिसाइकलिंग जैसे प्रोसेसेस आपको क्या करने चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए। तो ये सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये सभी लोगों की है। उसके अलावा है जो साइंस हमने बताए थे, तो इंटरनेशनल रिसाइकलिंग साइंस आपको बैटरीज के ऊपर यूज करने हैं, या फिर जो रिसाइकल्ड लेड है या फिर अदर एलिमेंट्स है वो आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं।
अगर इनकेस कहीं पे नोटिसेस की अगर जरूरत है तो स्टेट बोर्ड या मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को भी आप बता सकते हैं। तो कहीं पे अगर कोई डीलर कोई रूल वायलेट करता है तो उसके लिए भी आप नोटिसेस उनके थ्रू दे सकते हैं और ये इंफॉर्मेशन भी आप उनको दे सकते हैं। उसके अलावा जो न्यू बैटरीज है तो ये न्यू बैटरीज का सेलिंग करना या बाइंग करना ये डीलर थ्रू हो सकता है और बल्क कंज्यूमर भी इसको यहाँ पे खरीद सकता है। और जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर होते हैं तो वो रजिस्टर्ड ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर कौन है इसके बारे में या फिर वो अलग अलग एजेंसीज के बारे में भी सीपीसीबी थ्रू या एसपीसीबी थ्रू आपको जानकारी मिलनी चाहिए। अगर ये नहीं मिलती है तो ये सभी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सभी सब पब्लिक को ये मालूम होना चाहिए। अभी कुछ जो अभी तक हमने बात की थी 5.1 में जनरलाइज रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, अभी 5.2 में हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज में। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर की स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो यहाँ पे जो हजार्डस वेस्ट जनरेट होती है बैटरी हैंडल करते टाइम या स्टोर करते टाइम या फिर अलग प्रोसेस में, तो उसको चैनलाइज करना और उसकी रिसाइकलिंग या डिस्पोजल प्रोसेस पर्टिकुलर सिस्टम या गाइडलाइंस के हिसाब से ही फॉलो करना चाहिए, ये मैन्युफैक्चरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर जो ऑथराइजेशन या अथॉरिटी आपको मिलनी चाहिए उसके लिए मैन्युफैक्चरर आप अप्लाई कर सकते हैं स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरह जो फॉर्म नंबर है 2A उसके थ्रू जो एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। और जो ऑथराइजेशन आपको मिलना चाहिए वो फॉर्म 2B से आपको ऑथराइजेशन भी मिल सकता है। उसके अलावा जो बैटरी वेस्ट जनरेशन प्रोसेस है या फिर हैंडलिंग प्रोसेस है, डिस्पोजल प्रोसेस है, ये सभी बातों को आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है। तो ये रिकॉर्ड मेंटेन करके अगर उसका सिस्टम फॉलो करते हैं तो वो है फॉर्म नंबर 6। तो ये सभी रिकॉर्ड्स आपको अवेलेबल रखने चाहिए। अगर कोई एसपीसीबी का रिप्रेजेंटेटिव आता है या फिर सीपीसीबी का रिप्रेजेंटेटिव आता है तो ये रिकॉर्ड्स आपको फॉर्म 6 के फॉर्मेट्स में उनको दिखाने चाहिए। उसके अलावा है फॉर्म नंबर 1 जो एनुअल रिटर्न फाइल होता है। तो ये जो हमने कहा है कि ये मैन्युफैक्चरर के लिए जो स्पेसिफिक बात कर रहे हैं हम एसपीसीबी को आपको 30 जून को आपको ये सबमिट करना है। फिर स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोड्यूसर की। तो प्रोड्यूसर की स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो यहाँ पे ईपीआर यानी कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में जो हमने कहा था, ये ईपीआर ये प्रोड्यूसर की स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके अलावा जो ऑथराइजेशन होता है ईपीआर के रिलेटेड तो ये सीपीसीबी के अंडर या एसपीसीबी के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए। तो जब प्रोड्यूसर अप्लाई करेगा तो उसके लिए फॉर्म 3A है। और ये जो बैटरीज ओरिएंटेड कलेक्शन या चैनलाइजेशन होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी प्रोड्यूसर को होगी। तो एंड ऑफ लाइफ तक उसको मेंटेन रखना है, एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, इसके बारे में ध्यान रखना है। ये सब प्रोड्यूसर की स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये जो भी मैकेनिज्म होगा अलग अलग प्रोसेस के लिए या स्टेप्स के लिए ये सभी ईपीआर ऑथराइजेशन के अंदर आ सकता है। और ये सीपीसीबी या एसपीसीबी डिसाइड करेगा कि किस ऑर्गेनाइजेशन या किस डीलर को ये अलग अलग जो फैसिलिटीज है ये प्रोवाइड करनी चाहिए। तो ये जो फैसिलिटीज होंगी तो ये सभी फैसिलिटीज के डिटेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस या टोल फ्री टेलीफोन नंबर्स या हेल्पलाइन नंबर्स या कंज्यूमर्स को ये सभी बातें आपको बतानी चाहिए। या फिर जो बल्क कंज्यूमर्स है या फिर आप अगर डायरेक्टली वेबसाइट पर पब्लिश करेंगे या अलग अलग मीडिया थ्रू पब्लिश करेंगे तो ये कंज्यूमर्स या बल्क कंज्यूमर्स के लिए थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा कि इनकी प्रोड्यूसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है और उसके अंदर आपको इंफॉर्मेशन की हेल्प हो सकती है। उसके अलावा है जो अवेयरनेस प्रोग्राम जैसे जिसके बारे में हमने कहा था तो ये प्रोड्यूसर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्पेसिफिक। एडवर्टाइजमेंट या पोस्टर्स, पब्लिकेशंस, मीडिया थ्रू भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। या फिर जो हजार्डस कंपोनेंट्स है या कॉन्स्टिट्यूएंट्स है बैटरीज के उसके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन पब्लिक को देनी चाहिए, कंज्यूमर्स को देनी चाहिए। और जो इंफॉर्मेशन इम्प्रॉपर हैंडलिंग, डिस्पोजल, ब्रेकेज या डैमेज की है वो भी इंफॉर्मेशन आपको पब्लिश करनी चाहिए। उसके अलावा जो इंस्ट्रक्शंस है जैसे हमने बात की थी डूज एंड डोंट्स जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, तो ये प्रोड्यूसर के ओरिएंटेड स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज में भी ये मेंशन किया गया है।
जो भी हम सिंबल्स यूज कर रहे हैं उसका जो लेबलिंग क्राइटेरिया है वो भी प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ठीक तरह से वो सभी क्राइटेरियाज को फॉलो करें। फिर जो ईपीआर यानी कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसके लिए जो भी आपको ऑथराइजेशन करना है, तो ये ऑथराइजेशन के लिए आपको सीपीसीबी को अप्लाई करना है, और वो फॉर्म है फॉर्म नंबर 3B, उसके थ्रू इसके लिए आपको अप्लाई करना है, और उसका रेफरेंस रूल नंबर है 82। फिर है जो इंफॉर्मेशन और जो कलेक्शन इंफॉर्मेशन या एंड ऑफ लाइफ ऑफ प्रोडक्ट्स, जैसे कि यहाँ पे इसमें बैटरीज हैं, तो ये बैटरीज में अलग अलग जो स्टेप्स है, ये ईपीआर थ्रू भी इसका आपको प्लानिंग करना है। तो जो भी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जो हमने मेंशन की है, उसका प्लानिंग भी ठीक तरह से करना, ये भी प्रोड्यूसर की स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर जो प्रोड्यूसर जो भी अमाउंट यहाँ पे प्रोवाइड करेगा वो एज अ रिफंड भी आपको करना है कंज्यूमर्स को, बल्क कंज्यूमर्स को। जैसे आज के टाइम में भी अगर आपको पता होगा कि अगर आप कोई यूज्ड बैटरी रिप्लेस करते हैं या फिर मैन्युफैक्चरर डीलर को देते हैं और दूसरी नई बैटरी अगर आप खरीदते हैं, तो उसके लिए आपको एक तो वो यूज्ड बैटरी का जो भी अमाउंट होगा वो मिलेगा, या फिर अगर आपको नई बैटरी खरीदनी होगी तो उस पर आपको डिस्काउंट कुछ ना कुछ परसेंटेज में मिल सकता है। तो ये सभी बातें अभी यहाँ पे बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल के अंदर आएगी, और ये प्रोड्यूसर की स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। थर्ड कंपोनेंट था स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी में डीलर। तो ये डीलर की स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी आप बैटरी वेस्ट यहाँ पे जनरेट होती है, तो ये प्रोवाइड करना है कंज्यूमर थ्रू, या फिर जो अलग अलग फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड करना है, जैसे कि बॉक्सेस है या फिर बीन्स है या डी मार्केटेड एरियाज यहाँ पे होंगे, तो ये बैटरी वेस्ट ओरिएंटेड ये आपको फैसिलिटीज यहाँ पे देनी चाहिए। उसके अलावा जो लीड एसिड बैटरीज है या फिर अदर बैटरीज है, इनका जो रिप्लेसमेंट होता है, या फिर न्यू लीड एसिड बैटरीज से भी आप उसको 100% रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, या फिर वो सोल्ड कर सकते हैं कंज्यूमर को, या दूसरे कस्टमर्स को भी आप ये दे सकते हैं। तो ये सभी बातें आप डीलर्स थ्रू भी कर सकते हैं। तो ये डीलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जीएसटी इनवॉइस थ्रू ही ये सेलिंग या परचेसिंग होनी चाहिए। फिर जो भी पर्सन्स यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, तो वो पर्सन्स का इन्वॉल्वमेंट या फिर जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट से स्पेशली आपको यहाँ पे सीजीएसटी एक्ट का ध्यान रखना है, और वो अलग अलग जो सेक्शंस दिए, जैसे यहाँ पे सेक्शन 31G है या फिर 31(3)(f) है, ये अलग अलग सेक्शंस का आपको रेफरेंस लेना है। और यहाँ पे आपको जहां पर भी टैक्सेबल इनकम है, ये टैक्सेस आपको अप्लाई करके ही ओवरऑल पेमेंट आपको करने हैं, और फिर वो वाउचर पेमेंट आपको यहाँ पे सप्लाई करने हैं। तो ये डीलर की स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो भी बैटरीज आप कलेक्ट करते होंगे, तो ये कलेक्ट करने के बाद जो भी स्पेसिफिक आपको प्रोसीजर्स उसमें करनी है, तो ये प्रोसीजर आप जो डीलर है उसके थ्रू भी आप इसको चैनलाइज कर सकते हैं। तो ये हर एक डीलर का जो एसपीसीबी के लिए एप्लीकेशन है, उसका नंबर है फॉर्म नंबर 2C। तो ये जो डीलर हम कहेंगे तो ये ऑथराइज्ड डीलर होता है, इसीलिए इसके लिए पहले आपको अप्लाई करना होगा, और फिर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आपको ऑथराइज डीलर कह के कहेगा, और उसके बाद में फिर ये डीलर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो एप्लीकेबल होगी। फिर ये जो बैटरी वेस्ट होती है या फिर उसके कंपोनेंट्स का इश्यूज होता है, ये भी डीलर को आपको चैनलाइज करके देना है, और जो भी बैटरी वेस्ट ओरिएंटेड जो रिकॉर्ड्स है उसको आपको मेंटेन करना है फॉर्म नंबर 6 में। तो चाहे आप डीलर हो या मैन्युफैक्चरर हो या प्रोड्यूसर हो, तो आपको ये सभी बैटरी वेस्ट के रिलेटेड जो रिकॉर्ड्स है वो आपको फॉर्म नंबर 6 में मेंटेन करना जरूरी है, हर एक का स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके अलावा जो एनुअल रिटर्न फाइल करना है आपको, तो यहाँ पे जो डीलर्स है उनके लिए 31 मई और जो 30 नवंबर जो एवरी ईयर में आपको फॉर्म नंबर 1 में इसके डिटेल्स देने हैं। फिर जो ट्रांसपोर्टेशन या कलेक्शन फैसिलिटीज है बैटरीज ओरिएंटेड, इसके लिए भी आपको एज अ डीलर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, क्योंकि आप कहीं से वो बैटरीज ले रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हो रहा है और आप कहीं पे
वहां पे सेंड भी कर रहे हैं। तो ये सभी बातें डीलर्स के अंदर आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर आती है। अभी ये जब आप ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उस टाइम पे भी एनवायरमेंट पे कोई डैमेज नहीं होना चाहिए या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, उसके रिलेटेड भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ एसिड्स यहाँ पे यूज होते हैं, कहीं पे लीकेज होने के चांसेस हो सकते हैं, कुछ बैटरीज ट्रांसपोर्टेशन थ्रू डैमेज भी हो सकती है, या फिर इन केस ऑफ एक्सीडेंट वो बैटरीज के इश्यूज भी हो सकते हैं। ये सभी बातें आपको एज ए डीलर आपको याद रखनी है। उसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो एसपीसीबी थ्रू अगर आपको रजिस्ट्रेशन देखना है तो जनरली ये 5 ईयर्स के लिए आपको डीलरशिप मिल सकती है, और नॉर्मली 5 ईयर्स के बाद में ये जो प्रोविजन है ये कैंसिल होगी या फिर आपको उसको रिन्यू करना पड़ेगा, फिर से आपको उसको अप्लाई करना पड़ेगा। और जो भी फॉर्मेलिटीज है, जैसे कि यहाँ पे फॉर्म नंबर 1 भी है, आपको फिलअप करना है, उसको फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, और फिर जो एनओसी होता है नॉर्मली, जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो भी आपको प्रोड्यूस करना है कि ये जो डीलरशिप करने वाला हूँ ये मुझे अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और ये फैसिलिटीज मुझे प्रोवाइड करनी है, इस हिसाब से मैं काम करने वाला हूँ। फिर उस पे अगर कुछ पब्लिक से अगर कुछ ऑब्जेक्शन होता है तो वो ऑब्जेक्शन भी आपको क्लियर करना पड़ेगा। उसके अलावा आपको भी अगर कुछ ऑब्जेक्शन होता है तो वो भी आप अपील कर सकते हैं, और ये जो एसपीसीबी है उसके मेंबर सेक्रेटरी को भी आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो ये दोनों साइड से भी है, आप भी उनको राइटिंग में कुछ बातें दे सकते हैं और पब्लिक भी आपके जो फैसिलिटीज है उस पर भी ऑब्जेक्शन ले सकती है। और ये दोनों केसेस यहाँ पे स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास जाएगी और क्लैरिफिकेशन के बाद यहाँ पे वो उसका जजमेंट देंगे। फोर्थ जो पर्सन था या ऑर्गेनाइजेशन था और स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, वो है रिसाइकलर। तो यहाँ पे जो भी बैटरीज रिसाइक्लेबल प्रोडक्ट्स में आती है या फिर कंपोनेंट्स रिसाइक्लेबल है तो वो रिसाइकलिंग करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये ऑथराइज रिसाइकलर की। तो ये ऑथराइज रिसाइकलर या रजिस्टर्ड रिसाइकलर बनने के लिए आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपके फैसिलिटीज ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सबमिट करनी होगी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को। तो उसके लिए आपको फॉर्म 2C यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा, और जो एनुअल रिटर्न है वो फॉर्म 1 में आपको फिलअप करना पड़ेगा, और उसके जो डेट से 30 जून और 31 दिसंबर है। उसके बाद में जो रिसाइक्लेबल प्रोडक्ट्स है या जो बैटरीज या कंपोनेंट्स है उसकी क्वांटिटीज है या मेटल्स है उसके जो कॉम्पोजिशन है, ये सभी बातें आपको यहाँ पे मार्क करनी पड़ेगी। तो ये रिसाइकल्ड बैटरीज है ये आपको क्लियरली मार्क करना पड़ेगा, उससे आपको पता चलेगा या कंज्यूमर को या बल्क कंज्यूमर को पता चलेगा कि ये रिसाइकल बैटरीज है। तो ये मार्किंग करना नेसेसरी है, ये स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिसाइकलर की। और जैसे अभी हमने पहले जो कंपोनेंट्स के बारे में कहा था, सिमिलर लाइन पे यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट पब्लिकेशंस थ्रू भी आपको ये अलग अलग जो हेवी मेटल्स यहाँ पे यूज होते हैं उसके जो हजार्ड है, उसके जो हेल्थ इम्पैक्ट है, ये अवेयरनेस करना जरूरी है। तो ये रिसाइकलिंग की वजह से भी क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, ये सभी बातें आपको कंज्यूमर्स या बल्क कंज्यूमर्स को या पब्लिक को भी बतानी है। तो इसके रिलेटेड जो भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, उसके लिए जो कंडीशंस है या फिर टर्म्स है, ये सभी बातें आपको सीपीसीबी और जो एजेंसीज है वो एजेंसीज आपको बताएगी। उसके बाद में ही आपको रिसाइकलिंग के लिए वो ऑथराइज रिसाइकलर करके रजिस्ट्रेशन करके मिलेगी। तो यहाँ पे सेंट्रल रिसाइकलिंग फैसिलिटीज जो है तो ये उसका नॉर्मली कैपेसिटी जो है 10,000 टन्स पर ईयर, ये आपको सेंट्रलाइज जो हम कहेंगे रिसाइकलिंग फैसिलिटीज के लिए कैपेसिटी हो सकती है। तो ये पोल्यूशन कंट्रोल को अगर आपको कंट्रोल करना है और ये अफोर्डेबल भी होना चाहिए, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव फाइनलाइज करने के लिए, बैलेंस करने के लिए आपको ये कैपेसिटी दी गई है। तो अगर आपका सेंट्रल रिसाइकलिंग फैसिलिटीज का प्लान है तो यहाँ पे आप 10,000 टन्स पर ईयर तक आप मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन कंज्यूमर या बल्क कंज्यूमर। तो इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है स्पेसिफिक, तो ये जो भी आप बैटरीज यूज करते हैं तो ये बैटरीज के बारे में आपको जानकारी लेनी चाहिए। जो भी आपको सेल करते हैं वो सेलर्स के भी डिटेल्स आपके पास चाहिए, और जो भी आपके जो टैक्सेस है जैसे कि यहाँ पे जीएसटी है या फिर इनवॉइस है या फिर पेमेंट्स के,
ये मेथड्स थ्रू ही आपको ये जाना चाहिए। जैसे कि हमने पहले भी कहा है 31(3)(f) या फिर 31(3)(g) जो CGST के एक्ट है उसके रूल के हिसाब से ही ये डीलिंग होनी चाहिए या फिर ये परचेस होनी चाहिए। ये जो बल्क कंज्यूमर्स है जो मेनली लार्ज क्वांटिटी में बैटरीज खरीदते हैं, तो यहाँ पे ये SPCB ऑथराइज या रजिस्टर्ड बल्क कंज्यूमर होने चाहिए। क्योंकि इतने सारे बैटरीज आपको क्यों लगती है इसका क्लैरिफिकेशन उनको भी क्लियर होना चाहिए, और ये यूटिलाइज करने के बाद आप उसका क्या करते हैं उसके डिटेल्स भी होने चाहिए। ये सभी बातें का ध्यान क्यों रखना है, क्योंकि एनवायरमेंट पे इनवर्स इम्पैक्ट जो होता है या जो एडवर्स इम्पैक्ट होता है उसको आपको कंट्रोल करना है, पोल्यूशन को कंट्रोल करना है, इसलिए आपको ये सभी बातें रिस्ट्रिक्ट करनी चाहिए। तो ये अगर आपको रजिस्टर्ड बल्क कंज्यूमर आपको बनना है तो उसके लिए भी आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको एनुअल फाइल रिटर्न करना है फॉर्म नंबर 1 में, और यहाँ पे GST एक्ट के जो भी रूल्स है वो आपको फॉलो करना है। तो इसके लिए कुछ आप कॉन्ट्रैक्ट या ऑक्शन थ्रू भी बैटरीज सेल कर सकते हैं, और जो रजिस्टर्ड रिसाइकलर्स होते हैं उसके थ्रू ही आप ये जो बैटरीज है वो परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑक्शनर। तो यहाँ पे जो ऑक्शन करने वाले हैं यानी कि बैटरी का सेल करने वाले, तो ये भी ऑथराइज पर्सन होते हैं। तो इसके लिए भी आपको स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की परमिशन लेनी पड़ेगी, और तभी आप रजिस्टर्ड ऑक्शनर बन जाएंगे, और उसके बाद में आप जो ऑक्शंस है वो ऑक्शंस भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको एनुअल फाइल रिटर्न करना है फॉर्म नंबर 1 थ्रू, और जो भी आप ऑक्शन करेंगे कितनी बैटरीज आपके पास है, कितनी बैटरीज आपने सेल की, किस दिन सेल की, कितने अलग अलग वो कॉम्पोजिशन थी, ये सभी रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन रखना है। और जब भी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे उनको ये इंस्पेक्शन थ्रू आपको दिखाना भी है। उसके नेक्स्ट है इंपोर्टर। तो जो भी बैटरीज आप इंपोर्ट करते हैं तो ये इंपोर्ट करने के लिए आपको पहले CPCB को, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को अप्लाई करना होगा फॉर्म 2C से, और नॉर्मली आपको जो परमिशन मिलता है वो 5 इयर्स के लिए मिल जाता है, और उसके बाद में वो कैंसलेशन होगा, या फिर अगर बीच में ही कुछ रीजंस की वजह से अगर ये कैंसिल होता है तो आपको वापस से फॉर्म 2C में अप्लाई करना पड़ेगा। और जब भी आप रजिस्टर्ड इंपोर्टर बन जाते हैं उसके बाद ही आपको ये बैटरीज इंपोर्ट करने का परमिशन मिलता है। फिर आपका जो स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबल है कि अगर इन केस यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं बैटरीज ओरिएंटेड, या फिर रिफ्यूजल होता है आपके रजिस्ट्रेशन का, एप्लीकेशन का, तो आप अपील भी कर सकते हैं, और इसके लिए आपको मेंबर सेक्रेटरी जो होता है CPCB का उसको अपील करना पड़ेगा, और आपको राइटिंग में भी ये देना पड़ेगा कि एग्जैक्टली आपको प्रॉब्लम क्या है या फिर आपको रिजेक्ट क्यों गया है और इसका क्लैरिफिकेशन क्या है। नेक्स्ट है अथॉरिटी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये पोल्यूशन कंट्रोल कमिटीज या उसके जो मेंबर्स हैं इसमें बहुत सारे ऑफिसर्स भी रहते हैं। तो इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है स्पेसिफिक, तो जो भी आपको जो रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हैं तो ये एग्जैक्टली कंप्लाई होते हैं नहीं, ये सभी जो मेंबर्स है, जैसे कि हमने रिसाइकलर की बात की, डीलर्स की बात की, मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसर की बात की, इंपोर्टर की बात की, तो ये सभी लोगों ने ये सभी रूल्स फॉलो करना चाहिए। इस पे सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। ये सभी लोगों ने एनुअल फाइल रिटर्न करना चाहिए, इसका भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है या फिर जो फाइनलाइज रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं ऐसे जो डीलर्स होंगे या फिर अलग अलग कंपोनेंट्स होंगे उसको भी आपको ध्यान रखना है, और उसके डिटेल्स आपके पास चाहिए, उसके एड्रेसेस, टेलीफोन नंबर्स या कॉन्टैक्ट नंबर्स, और ये सभी लोगों के या ऑर्गेनाइजेशंस की आपको पीरियोडिक मॉनिटरिंग भी करनी चाहिए। जैसे कि हमने बताया था कि अगर यहाँ पे कोई कलेक्शन सेंटर है या फिर डिसमेंटलिंग प्रोसेस है या फिर डिस्पोजल फैसिलिटी है या फिर आप कंपोनेंट को रिसाइकल कर रहे हैं, तो ये सभी फैसिलिटीज जो रूल्स है उसके जो गाइडलाइंस है उसी हिसाब से चल रही है या नहीं, या फिर यहाँ पे कोई एनवायरनमेंट पे एडवर्स इम्पैक्ट होता है या नहीं, ये सभी आपको मॉनिटरिंग थ्रू चेक करने की जो फैसिलिटीज है ये स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो ऑफिसर्स या रिप्रेजेंटेटिव हैं
उनको है। उसके अलावा जो हमने बात कही थी परचेसिंग की या डीलिंग की, तो ये सभी बातें जीएसटी के पोर्टल पे अवेलेबल है या नहीं, या फिर जीएसटी के एक्ट के थ्रू ये सभी पेमेंट्स हो चुके हैं या नहीं, ये भी आप क्रॉस करना है। तो ये क्रॉस चेक करने के लिए ये बहुत सारी बातें हैं स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। नेक्स्ट है या अपेक्स बॉडी है जो है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि सीपीसीबी। तो जो भी कंपोनेंट्स यहाँ पे रहेंगे, ये सभी कंपोनेंट्स का कभी भी आप रजिस्ट्रेशन आप सैंक्शन कर सकते हैं या फिर कैंसिल कर सकते हैं। आप उनके फैसिलिटीज का मॉनिटरिंग कर सकते हैं। जो भी आपको गाइडलाइंस बताई गई है उसके जो गाइडलाइंस है वो फॉलो होते हैं या नहीं, या फिर जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है वो फैसिलिटीज के लिए वो यहाँ पे फॉलो होती है या नहीं, ये सभी बातें यहाँ पे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रिप्रेजेंटेटिव्स चेक कर सकते हैं। तो अगर लेटेस्ट कुछ टेक्नोलॉजी होती है या फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स होते हैं तो उसके लिए आप सजेशंस क्या देंगे, एडवाइसेस क्या देंगे, ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो फ्यूचर ट्रेंड है उस हिसाब से आपको भी कुछ गाइडलाइंस या एडवाइसेस देने होंगे। तो ये कुछ फ्यूचर ट्रेंड्स या फ्यूचर बैटरीज जो आती है या फिर कुछ बैटरीज ओरिएंटेड स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स होते हैं या फिर डिस्पोजल ओरिएंटेड कुछ इश्यूज होते हैं, तो उसके लिए R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना ये सीपीसीबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसके लिए चाहे तो आपको अलग अलग सेंटर्स या लोकेशंस पे R&D एक्टिविटी भी करनी चाहिए। और जो भी हमने प्रोड्यूसर्स के बारे में बात कही है, तो प्रोड्यूसर को ऑथराइजेशन देना ये भी सीपीसीबी की स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर है कलेक्शन सेंटर्स। तो जो भी आपकी बैटरीज है वो चाहे रिसाइक्लेबल बैटरीज हो या रिसाइक्लेबल कंपोनेंट्स हो या फिर यूज्ड बैटरीज हो या फिर डैमेज बैटरीज होंगी, तो ये सभी बैटरीज का कलेक्शन सेंटर एक ही जगह हो सकता है और यहाँ पे उसके मेंटेन करना पड़ेंगे आपको रिकॉर्ड्स फॉर्म 6 में। और ये कितनी बैटरीज कलेक्ट हुए, किस टाइप की बैटरीज कलेक्ट हुई है, ये यूज्ड बैटरीज है, रिसाइक्लेबल बैटरीज है या फिर सिर्फ कंपोनेंट रिसाइक्लेबल है या फिर ये डैमेज पीस है या फिर ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट वाला पीस है, ये जो भी होगा ये आपको सभी बातें मेंशन करना पड़ेगी। और फिर ये कलेक्शन सेंटर में आपको एनुअल बेसिस पे पता चलेगा कि कितनी टन्स पर एनम ये बैटरीज कलेक्ट हुई है। उसके अलावा है डिसमेंटलर। तो ये डिसमेंटलिंग फैसिलिटी, जो बैटरी को डिसमेंटल किया जाता है फिर उसमें से कंपोनेंट्स रिकवरेबल, रिसाइक्लेबल, रीयूजेबल जो कंपोनेंट्स है उसको सेग्रीगेट किया जाता है। उसके लिए एक साइंटिफिक प्रोसेस भी होती है। तो ये साइंटिफिक प्रोसेस क्या होनी चाहिए, इसको कैसे फॉलो करना चाहिए, हेल्थ इंपैक्ट जो पर्सन पे हो सकते हैं या ऑपरेटर पे हो सकते हैं उसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, या फिर उसके जो साइंटिफिक प्रोसेस की मेथोडोलॉजीज क्या है उसके गाइडलाइंस ये डिसमेंटलर को दिए जाते हैं। और ये सभी गाइडलाइंस को फॉलो करना ये डिसमेंटलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके अलावा जो फॉर्म नंबर 1 जो एनुअल रिटर्न फाइल होता है वो भी आपको फिल करना है। फिर एक कस्टम्स क्लियरेंस। तो यहाँ पे जो कस्टम क्लियरेंस नॉर्मली ये इंपोर्टर के लिए होता है। तो जो न्यू बैटरीज आती है जो इंपोर्ट होती है उनके लिए है वैलिड रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, जो आरबीआई के अंडर होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और यहाँ पे उसका जो इंपोर्टर्स का कोड और नंबर होता है वो भी आपको लेना है। फिर इसमें सीपीसीबी के अंडर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना है। और कुछ एजेंसीज जो होती है वो एजेंसीज थ्रू भी डेजिग्नेशन आपको मिल सकता है, वो फॉर्म 2C में आपको सीपीसीबी में अप्लाई करना है। उसके अलावा जो अंडरटेकिंग होते हैं वो अंडरटेकिंग में आपको क्लॉजेस या टर्म्स एंड कंडीशन होती है वो फॉर्म 2D में आपको फिलअप करके और साइन एंड स्टैम्प देके सीपीसीबी को आपको सबमिट करना है। और जो एनुअल रिटर्न फॉर्म होता है जो फॉर्म नंबर 1 थ्रू, ये भी आपको सबमिट करना है। तो ये थी स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज और जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो रूल नंबर 5 और 6 में दी गई थी। 7 रूल है कंप्यूटराइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड रिटर्न्स। तो सीपीसीबी जो अपेक्स बॉडी है या फिर एसपीसीबी जो नेक्स्ट बॉडी है या फिर कुछ एजेंसीज भी यहाँ पे हो सकती है, तो ये सभी एजेंसीज जो है ये जो रिकॉर्ड्स है बैटरीज के, ये बैटरीज के रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है या फिर जो रिटर्न्स आप फाइल करते हैं उनको भी मेंटेन करना है और ये कंप्यूटराइज सिस्टम थ्रू ही करना है। इसके लिए ये रूल नंबर 7 है। तो
बैटरीज का कितना सेल हुआ है, कितना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, कितना कलेक्शन हुआ है, ऑक्शन कितना हुआ है, ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ हुआ है, कितनी क्वांटिटी में हुआ है, रिप्रोसेसिंग बैटरीज कितनी थी, जो रिप्रोसेसिंग बैटरीज थी उसमें से फिर कितना सेल हुआ है, उसमें भी लेड बैटरीज कितनी सेल हो गई है, या फिर जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स या इम्पोर्टर्स है वहां पर भी कितना सेल हुआ है, या फिर जो डेटा है, तो ये ओवरऑल डेटा आप वैलिडेट कर सकते हैं। और अभी आज कंप्यूटराइज सिस्टम थ्रू भी आप जीएसटी रूल्स फॉलो हुआ है या नहीं, ये सभी बातें आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो इसलिए आपको ये सभी रिकॉर्ड्स और जो रिटर्न्स है ये कंप्यूटराइज करने चाहिए, ये रूल नंबर 7 कहता है। नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज चैप्टर 4 और उसका रूल नंबर 8 है प्रोसीजर फॉर सीकिंग ऑथराइजेशन एंड रजिस्ट्रेशन। तो ये अभी तक हमने बात कही थी कि प्रोड्यूसर को ऑथराइजेशन मिलना चाहिए या फिर जो डीलर है वो रजिस्टर होना चाहिए। तो ये सभी ऑथराइजेशन और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में रूल नंबर 8 में प्रोसेस दी है। तो यहाँ पे फर्स्ट है उसमें 8.1 प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ रिसाइकलर। तो रिसाइकलिंग अगर आपको करनी है बैटरीज या बैटरीज कंपोनेंट्स की, तो यहाँ पे आपको फॉर्म नंबर 2C फिलअप करना है और मेंबर सेक्रेटरी को सीपीसीबी के या फिर जो एजेंसी होगी सीपीसीबी की उस एजेंसी को आपको सबमिट करना है। उसके अलावा जो मेंबर सेक्रेटरी है सीपीसीबी का या एजेंसी या ऑफिसर है उनको भी ये फॉर्म चेक करना है, उसमें जो अलग अलग फैसिलिटीज होनी चाहिए या उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन की टेक्निकल कैपेबिलिटीज होनी चाहिए या फिर जो इक्विपमेंट वहां पे होने चाहिए रिसाइकलिंग की ओरिएंटेड ये अवेलेबल है या नहीं, ये भी वो एमएस सीपीसीबी का क्रॉस चेक करेगा। उसके अलावा अगर उनको लगता है तो वो जो भी फैसिलिटीज प्रोवाइड होती है तो 90 डेज में ये वो रिसिप्ट करने के बाद ये कंप्लीट डिटेल्स और उनके भी रिमार्क्स आप उनको रिटर्न दे सकते हैं कि आपका ये रिसाइकलिंग फैसिलिटी सफिशिएंट है या नहीं, या फिर आपको इसमें क्या ऐड करना चाहिए या नहीं, ये एक्सेप्ट हो सकता है या रिजेक्ट हो सकता है। जो भी आपके रिमार्क्स है ये आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो जो भी अगर फैसिलिटीज आपको मिलती है आप यूटिलाइज करते हैं और उसके बाद में अगर आपको फिर से कुछ टाइम के बाद रिन्यूअल करना है तो रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल भी आप फॉर्म नंबर 5 में कर सकते हैं। तो नॉर्मली इसमें 6 मंथ्स या फिर एक्सपायरी डेट जो भी होगी आपके रजिस्ट्रेशन की उस हिसाब से आपको काम करना है रिन्यूअल फॉर रजिस्ट्रेशन के लिए। तो सिमिलर प्रोसेस यहाँ पे रहेगी, मेंबर सेक्रेटरी सीपीसीबी या ऑफिसर या एजेंसीज को आपको सबमिट करना है और सिमिलर प्रोसेस वो फॉलो करेंगे और शायद आपको फिर से ये रिन्यूअल हो सकता है। अगर फैसिलिटीज में कुछ चेंजेस नहीं है और सभी फैसिलिटीज सफिशिएंट अमाउंट में है तो ये आपको रिन्यूअल इजीली मिल सकता है। इनकेस अगर कुछ इश्यूज होते हैं या फिर ऑब्जेक्शन होते हैं, कुछ कंप्लेंट्स होती है या रॉन्ग प्रैक्टिसेस फॉलो होती है तो यहाँ पर वो रिजेक्शन भी हो सकता है। तो ये सभी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये मेंबर सेक्रेटरी सीपीसीबी ऑफिसर या एजेंसीज की है जो इजीली क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, पब्लिक थ्रू भी कर सकते हैं, फिजिकली भी वेरीफाई कर सकते हैं या फिर जो भी डेटा प्रोवाइड किया है वो भी वैलिडेट कर सकते हैं। तो ये स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको ये जो फैसिलिटी है रिसाइकलिंग की उसको कंटिन्यूअस बेसिस पे मॉनिटर करेंगे। अगर इनकेस वहां पे रिजेक्शन होता है या रिन्यूअल रिफ्यूजल होता है तो ये मेंबर सेक्रेटरी सीपीसीबी को या एजेंसीज को ये अपील कर सकते हैं कि ये हमारा क्लैरिफिकेशन है, उसके बेसिस पे आपको ये रिन्यूअल या रजिस्ट्रेशन आपको करना चाहिए। तो ये विद इन 30 डेज में जो अपील करने के बाद उसका प्रेजेंटेशन भी हो सकता है और उसके बाद में डिसीजन होगा। इसमें 8th सेकंड रूल है सब रूल ईपीआर ऑथराइजेशन ऑफ प्रोड्यूसर्स। तो जो अभी हमने बात की थी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके ऑथराइजेशन के लिए आपको स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को जो फॉर्म नंबर 3 है रूल नंबर 522 उसके रिलेटेड आपको विद इन 3 मंथ्स में ये कंप्लीट करके सबमिट करना है और उसके बाद में अगर आपको परमिशन मिलता है तो परमिशन मिलने के बाद नॉर्मली ये 5 इयर्स तक ऑथराइजेशन होता है। इनकेस कुछ ऑब्जेक्शन या कैंसिलेशन प्रोसेस होती है तो उसके पहले भी आपको ये शायद प्रोसेस रीप्रोसेस करना पड़ेगी। तो नॉर्मली अगर ये आप मान के चलेंगे कि ये नॉर्मल प्रोसेस है तो 5 इयर्स तक आपको ईपीआर ऑथराइजेशन भी मिल जाएगा।
तो ये सेंट्रल पोल्यूशन या स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रिस्पॉन्सिबिलिटीज में है। जो भी एप्लीकेंट है वो एप्लीकेंट को आपको रिफ्यूज करना है या फिर उसको ग्रांट करना है, ये उनकी ऑथराइजेशन है। तो ये उनके पावर्स है, इसके बेसिस पे भी ये फाइनलाइज कर सकते हैं। प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद भी अगर मॉनिटरिंग में कुछ ऑब्जेक्शनेबल इश्यूज आते हैं तो वहां पर भी वो रिफ्यूज कर सकते हैं या फिर आपका जो परमिशन है वो भी कैंसिल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर ये प्रोसेस कंटिन्यू बेसिस पे चलती है तो जो भी एक्सपायरी डेट होगी या फिर मिनिमम 60 डेज का टाइम है, उसके बाद में भी आप सीपीसीबी या एसपीसीबी को आप रिन्यू के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं और फिर आपको वापस से रिन्यूअल भी मिल सकता है। तो जो भी प्रोड्यूसर होता है बैटरी के लिए या फिर जो इक्विपमेंट्स के लिए अलग अलग जो प्रोड्यूस करने वाले कंपोनेंट्स होते हैं, तो इसके लिए ये एपीआर ऑथराइजेशन चाहिए आपको, और ये ऑथराइजेशन मिलने के बाद आप इजीली जो भी कंपोनेंट्स या बैटरीज प्रोड्यूस करने की जो प्रोसेस है उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। 8.3 है ऑथराइजेशन ऑफ मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर या असेंबलर या रिकंडीशनर। तो हमने जो अभी तक बात कही थी अलग अलग जो फॉर्म्स है, जैसे कि यहाँ पे फॉर्म 2A है जो एसपीसीबी को फिल अप करना है विद इन 3 months ऑफ पीरियड। उसके अलावा जो ऑथराइजेशंस अलग अलग है, जैसे कि यहाँ पे फॉर्म 2B है, तो ये फॉर्म 2A, फॉर्म 2B, फॉर्म 2C, ये अलग अलग फॉर्म्स है जो मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर, असेंबलर या रिकंडीशनर्स के लिए अथॉरिटी मिलनी चाहिए। इसके लिए आपको एसपीसीबी, सीपीसीबी या उनके जो एजेंसीज हैं उनके थ्रू आपको सबमिट करना है, और उसके बाद में वो क्रॉस वेरीफाई करेंगे। उसके बाद में आपका जो अथॉरिटी मिलेगा वो प्रोसेस आपको फॉलो करनी है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भी आप काम कर रहे हैं यहाँ पे उसका रिकॉर्ड आपको फॉर्म 6 में मेंटेन करना है। तो ये अलग अलग जो अथॉरिटीज है उनकी ये प्रोसीजर्स है। तो ये सभी एसपीसीबी और सीपीसीबी के अंडर आती है। तो ये कभी भी रिफ्यूजल, कैंसलेशन या परमिशन उनको मिल जाती है। तो ये अभी तक हमने बात की 8 रूल जो थे बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट ड्राफ्ट रूल 2020 में। अभी जो हमने बात कही थी इसमें 3 शेड्यूल है, तो इसमें से ये शेड्यूल है 1। तो शेड्यूल 1 में अगर आपको दिखाई देता है, ये सिंपल टेबल दिया है उन्होंने, जहां पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि ये शेड्यूल रिलेटेड टू क्लासिफिकेशन ऑफ बैटरीज। तो बैटरी का क्लासिफिकेशन शेड्यूल 1 या बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2020 के हिसाब से कैसा है, तो इसमें है एक प्राइमरी सेल और नॉन रिचार्जेबल बैटरीज। तो जो बैटरीज रिचार्जेबल नहीं है या जिसको हम प्राइमरी सेल कहते हैं वो है, और सेकंड जो है वो है सेकेंडरी सेल या रिचार्जेबल बैटरीज। तो ये रिचार्जेबल बैटरीज का ये क्लासिफिकेशन अलग है और नॉन रिचार्जेबल बैटरीज का क्लासिफिकेशन अलग है। तो ये रिचार्जेबल और नॉन रिचार्जेबल बैटरीज में क्या आते हैं, तो जैसे अगर आपको यहाँ पे एग्जांपल्स देखना है, जैसे हमने पहले ही कहा था कि डेफिनेशंस में बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट 2020 के डेफिनेशन में रूल नंबर 3 में जो बैटरी की डेफिनेशन दी गई, तो वहां पे क्लियरली मेंशन किया है द बैटरीज विच आर मेंशन इन शेड्यूल 1। तो ये सभी बैटरीज ये बैटरी कह सकते हैं हम बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल के हिसाब से और शेड्यूल 1 में लिस्टिंग के हिसाब से। तो यहाँ पे अल्कलाइन बैटरीज है, या फिर एल्यूमिनियम एयर बैटरीज है, या फिर एल्यूमिनियम आयन बैटरी, एटॉमिक बैटरीज है, या फिर क्लार्क सेल से, क्रोमिक एसिड सेल से, डैनियल सेल से, ड्राई सेल, अर्थ बैटरी, फ्रॉग बैटरी, गैल्वेनिक सेल, ग्रोव सेल या लेमन बैटरी, लिथियम बैटरीज, लिथियम एयर बैटरी, मैग्नीशियम बैटरी, मर्क्यूरी बैटरी, मोल्टन सॉल्ट बैटरी, निकल, ये बहुत सारे ऐसे अलग अलग बैटरीज यहाँ पे मेंशन किए। वो है प्राइमरी सेल शेड्यूल 1 क्लासिफिकेशन ऑफ बैटरी के हिसाब से। सेकेंडरी जो रिचार्जेबल है उसमें फ्लो बैटरीज है, या फिर जिंक सेरेनियम है, लेड एसिड बैटरीज है, या लिथियम एयर बैटरी है, लिथियम आयन बैटरी है जो अभी हम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में यूज करते हैं और जिसको हम रेगुलरली चार्ज भी करते हैं। तो ये रिचार्जेबल कैटेगरीज वाली ये अलग अलग बैटरीज यहाँ पे मेंशन की गई। तो ये है शेड्यूल 1। उसमें शेड्यूल 1 में ही टेबल 2 जो दिया गया है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ बैटरीज इन परव्यू ऑफ रेगुलेशंस एंड मैंडेट्स।
तो ये रूल्स या रेगुलेशंस के हिसाब से यहाँ पे उसका क्लासिफिकेशन दिया है। जैसे यहाँ पे है प्राइमरी 1 डिग्री और सेकेंडरी 2 डिग्री। तो ये नॉन रिचार्जेबल यानी कि डिस्पोजेबल बैटरीज है और ये रिचार्जेबल बैटरीज है। तो ये सिर्फ रेगुलेशन के हिसाब से इसको बायफरगेट किया है। जैसे यहाँ पे आपको मेनली दिखाई देती है अल्कलाइन बैटरीज और यहाँ पे रिचार्जेबल में लेड एसिड बैटरीज, और इसमें भी फिर बायफरगेशन दिया है, अलग अलग डिस्पोजेबल बैटरीज है जो है मर्क्यूरी बैटरीज है या फिर सिल्वर ऑक्साइड बैटरीज है या फिर जिंक कार्बन बैटरीज है। और इसमें रिचार्जेबल कैटेगरीज में लिथियम आयन बैटरीज या लिथियम मेटल पॉलीमर बैटरीज या निकल कैडमियम बैटरीज, ये ऐसे अलग अलग यहाँ पे क्लासिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है। टेबल 1 और 2 क्लासिफिकेशन ऑफ बैटरीज है शेड्यूल 1 के अंदर। तो ये हाई एनर्जी डेंसिटीज बैटरीज जिसमें रिमोट कंट्रोल्स, क्लॉक्स, रेडियोज, डिजिटल कैमराज या हैंडहेल्ड गेम्स, MP3 प्लेयर्स में यूज होती है। और जो हेवी वेट लैब बैटरीज होती है वो स्टार्टिंग या लाइटनिंग या फिर इग्निशन सिस्टम्स में होती है, या फिर ऑटोमोबाइल्स, बैकअप पावर सप्लाई या सर्वर्स के लिए, या पर्सनल कंप्यूटर्स, टेलीफोन एक्सचेंज, या फिर जो ऑफ ग्रिड होम्स विथ इन्वर्टर्स होते हैं, पोर्टेबल इमरजेंसी लाइट्स होते हैं, लेड एसिड बैटरीज उसमें यूज की जाती है। तो ये हाई एनर्जी डेंसिटी बैटरीज और हेवी वेट लैब बैटरीज यहाँ पे यूटिलाइज होती है। शेड्यूल 2 में जो हमने पहले ही देखा है, जो रूल में मेंशन किया था कि आपको क्रॉस सिंबल्स और व्हील बीन्स यूज करना चाहिए। तो लेबलिंग के जो गाइडलाइंस है वो लेबलिंग के गाइडलाइंस के लिए यहाँ पे ये एग्जांपल है। जैसे कि आप कैडमियम बैटरी यूज करते हैं तो यहाँ पे CD यूज करना है, अगर आप मर्क्यूरी यूज करते हैं तो Hg यूज करना है, आप लेड यूज करते हैं तो PB यूज करना है, और ये सिंबल्स यूज करना कंपलसरी है। फिर शेड्यूल 3 है जहाँ पे EPR के बारे में कहा है कि आपका जो टारगेट्स है फॉर EPR ऑथराइजेशन वो क्या होना चाहिए। जैसे यहाँ पे टेबल में दिया है ईयर ड्यूरिंग फर्स्ट 2 years ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल। तो आपके EPR के अंडर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आपका टारगेट क्या होना चाहिए। तो ये बैटरी वेस्ट कलेक्शन का टारगेट जो होगा ये है 30% ऑफ द क्वांटिटी ऑफ वेस्ट जनरेशन। तो जितना आप वेस्ट जनरेट होता है वो उसके अंदर 30% क्वांटिटी आपकी है कलेक्शन सेंटर में आनी चाहिए। ये आपके फर्स्ट 2 year का टारगेट होना चाहिए। तो ये ऑथराइजेशन EPR के अंदर आता है। अभी जब आप नेक्स्ट टारगेट देखेंगे तो ड्यूरिंग 3rd and 4th year, तो ये फर्स्ट और सेकंड ईयर था 30%, 3rd और 4th ईयर में आपका 40% टारगेट होना चाहिए कलेक्शंस का। जो 5th and 6th ईयर है उसमें 50%, और जो 7th ईयर ऑनवर्ड्स है उसमें 70%। यानी कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, गवर्नमेंट के टारगेट्स के हिसाब से EPR रिस्पॉन्सिबिलिटीज में 7 साल के अंदर आपका 70% ये कलेक्शन सेंटर्स में बैटरीज यहाँ पे कलेक्ट होना चाहिए। ये आपको मेन टारगेट दिया जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे अलग अलग जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज और स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो यहाँ पे दी गई। तो जैसे यहाँ पे ये लेड एसिड बैटरीज के लिए है फर्स्ट 2 years में 90% और 3rd और 4th ईयर में ही 100% ऑफ द क्वांटिटी आपकी कलेक्शन सेंटर में आनी चाहिए। तो लेड एसिड बैटरीज जो है उनका डायरेक्ट टारगेट 90% और 100% ही। अभी ये थी बातें शेड्यूल 1, 2, 3 और रूल 8 और चैप्टर 4 की। तो यहाँ पे जो अलग अलग फॉर्म्स हमने बताए थे, तो ये अलग अलग फॉर्म्स यहाँ पे अभी रिव्यू में है, ड्राफ्टिंग में है, और ये जब फाइनलाइज हो जाएंगे उसके बाद में आपको फॉर्म के जो कंटेंट्स या डिटेल्स हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू।